संबंध संपर्क की जो बातें बाबा कहते हैं, इसमें भी करीब 75% का अच्छा संबंध संपर्क है, और करीब 20% का, ये जो करीब संबंध की बात है उसके बात है, करीब 20% हैं जिनके करीब के संबंध ठीक नहीं है। कई कारण हैं, हम सब जानते हैं, मर्यादाओं की बातें आती हैं, लेकिन इसमें हमें चेक करने की बात है कि मैं उस 20% में क्यों हूँ। अगर हूँ तो हमें ये चेक करना है कि इतने सारे लोग अच्छा कर पा रहे हैं तो मुझे भी तो कुछ करना चाहिए ना, सोच सकते हैं। और जो संपर्क वाले हैं उनके साथ भी वैसे ही रिजल्ट है, लेकिन ये दोनों अलग अलग ग्रुप हैं। यानी जिसका नज़दीक वालों से बुरा संबंध है, ऐसा नहीं कि बाहर वालों से भी बुरा संबंध है, हो सकता है उनका अच्छा हो, है ना। ये अलग अलग लोगों का नंबर है, ये भी करीब वैसे ही रिजल्ट है। और स्टेज, अपनी स्थिति की बात देखिए, ये भी बहुत सुंदर है कि करीब 60% के लोग ये कहते हैं, आत्माएं, कि हमारी दिनों दिन तरक्की हो रही है, हम उन्नति के पथ पे, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और करीब 16% है कि हम उन्नति पे पहुंच चुके और स्टेबल हैं, वहाँ हम उस स्थिति में एकाग्र हैं, बहुत अच्छी हमारी अवस्था है और हम उसमें टिके हुए हैं। ये बहुत सुंदर रिजल्ट है। और ऐसे 17% ऐसे भी हैं जो कहते हैं भाई थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता ही है ना, आप तो समझते ही हो, है ना, तो ऐसे समझते हैं, लेकिन फिर भी अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है। केवल 7-8% ऐसे हैं जो लगता है भाई बहुत ऊंच नीच होती है, बात मत पूछो, हमारा तो आज ऐसे कल का कोई भरोसा नहीं, ऐसा है। और अब देखो, कुछ हैं ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि भाई हमारा दिनों दिन खराब होता जा रहा है, जीवन बुरा होता जा रहा है। तो ये ऑनेस्टी का प्रतीक है। जिस आत्मा ने भी वो भरा, उसको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बाबा क्या कहते हैं, सच्चे दिल पर साहेब राज, इससे मदद मिलती है। तो हम ये ना कहें कि नहीं नहीं वो क्या कहेंगे, हमारा स्पार्क का रिपोर्ट खराब हो जाएगा मेरे कारण, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जैसा है वैसा प्यारा है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है कि, क्योंकि अगर माना जाए ना कोई भी किसी का भी बुरा नहीं हो रहा है, तो दुनिया वाले बोलेंगे ये झूठ है, ये सब लोगों ने बड़ा चढ़ा के यूं लिखा हुआ है ना। तो ये एक सच का प्रमाण है कि क्योंकि इतनी बड़ी एक संस्था है, इतनी आत्माएं हैं, तो कुछ तो चेंजेस होंगे, लेकिन हमारी उन्नति हो रही है। हमारी आशावादिता आप देखो तो कितनी जबरदस्त है ना, मॉडरेट या हाई या करीब करीब सभी की आशावादिता है। क्यों? हम सब क्या सोचते हैं, भाई नया भविष्य है, हमें स्वर्ग की स्थापना करनी है, तो किसकी आशावादिता अच्छी नहीं होगी, है ना। तो ये ब्राह्मण जीवन का विशेष स्पार्कलर्स का, जिसको बाबा और रमेश भाई सभी बड़े भी कहते हैं, जो स्पार्क है, जो फ्लेम है, और अभी आज बीका भाई सन भी बना रहे थे, तो वो सब बातें जो है बहुत सुंदर है। हमारे लक्ष्य ऊंचे हैं, इसीलिए आशावादिता हमारी अच्छी है। हम सब की खुशी में उन्नति हुई है, ओवरऑल हैप्पीनेस में, जब से हम ज्ञान में आए हैं तरक्की हुई है, शांति हमारी बढ़ी है, हार्मनी बढ़ी है। अब देखो दुनिया में जो जो चाहते हैं, ये ठोस रिजल्ट है। हम कह सकते हैं राजयोग से प्राप्ति क्या होती है पूछो, तो आप देख सकते हो, ये लिखत में हमारे पास आंकड़े हैं, है ना। तो ये बहुत सुंदर रिजल्ट है। वैल्यूज यानी मूल्यों, मूल्याधारित जीवन के बारे में हमें खूब विचार चलते हैं। जैसे अभी कल्चर ऑफ रेस्पेक्ट के बारे में विचार चल रहे हैं, जो कमेटी की वहाँ मीटिंग चल रही है, जो भाई बहने विशेष बैठे हुए हैं, तो वो भी आप सबके समक्ष ये रखने के लिए खूब उतावले हैं कि कैसे हम ऐसा प्रोजेक्ट करें, जो रमेश भाई जी ने हमें मार्गदर्शन दिया, कि कुछ एक ऐसा नवीन हो जो समाज के लिए भी काम आए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले लोगों को भी, जो उसके जो फंड्स हैं उसको भी हम सदुपयोग करें, उसको भी सफल करें। ये सारी बातें सामने रखते हुए इसके बारे में विचार चल रहा है। तो वैल्यूज ओरिएंटेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंस बाबा के बच्चों में है, विशेष स्पार्कलर्स ग्रुप में। स्वोन्नति में रुचि है ना, ये तो हम जानते ही हैं। और कहते हैं योगा कर्मशु कौशलम, जो कर्म में कुशलता, ये योग का एक सिंपल बैरोमीटर है, यानी एक सिंपल क्या चेकिंग पॉइंट है। हम कैसे जाने आप योगी हैं, आपके कर्मों में कुशलता आएगी, प्रवीणता आएगी, ऐसे माना जाता है। और ये जो है दिखता है बाबा के बच्चों में, वर्क कार्य क्षेत्र में भी प्रगति दिख रही है, ऐसे आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ रहा है। तो ये सब डिटेल आप समझ रहे हो किस तरह से जा रहा है। और आप मेजॉरिटी इसमें देखें तो एक्सेलेंट वाले उतने नहीं है जितने वेरी गुड वाले हैं, ठीक है। तो हर एक की उन्नति है, लेकिन क्या सभी के सभी एक्सेलेंट है? नहीं। यानी हम सबको और भी उन्नति करने का स्कोप है। ये हम अपने अंदर में चेक करें, हम कहाँ हैं, हर बात में चेक करते चलें। तो ये जो ग्रुप है, इसका एज इस तरह से है,
30 to 60 के बीच में मेजॉरिटी है। एज ग्रुप जो है 30 से 60 साल के बीच में है, और 60 से 70 साल के बीच में भी एक, यानी ये थोड़ा सा मेच्योर ग्रुप है। ये वो यूथ विंग टाइप का ग्रुप नहीं है, यानी जो उमंग उत्साह और वो उस अनुसार से कह रहे बहुत अच्छा है, नहीं। वो तो है, यूथ विंग में अपनी खूबी है, यूथ शक्ति है, युवा शक्ति अपने आप में खूब है, लेकिन ये एक ग्रुप जो है अपने जीवन को देख के समझ के उस आधार से जो है अपने अनुभव शेयर रख रही है। और जो जितने समय से बीके बने हैं, इसका भी विशेषता ये है कि 5 और 20 साल के बीच वाला ग्रुप ज़्यादा है ना। यानी बहुत 1-2 साल में अभी अभी ज्ञान में आए, लगा भाई हम तो दुनिया बदल डालेंगे, उस हिसाब से नहीं लिख रहे हैं, है ना। मेजॉरिटी ये है कि जिन्होंने देखा है, परखा है, अनुभव किया है और अब अनुभव से शेयर कर रहे हैं। और कुछ कुछ ऐसे भी हैं जो 50 साल के अंदर अंदर ज्ञान में रहते हुए इतने साल भी, इतने जो है समय से भी हैं। तो ये एक बहुत स्पेशल ग्रुप है कि इंटरमीडिएट एज का है ज्ञान में भी और लौकिक हिसाब से भी, और इस तरह से इन्होंने सबने शेयर किया। तो ये आपकी रिपोर्ट कार्ड आपके सामने, तो सब ताली बजाएंगे अपने आप के लिए। तो अपने आप को भी चेक कीजिएगा, और जो इस बार भी जो आपके सामने फॉर्म दिया गया है, कृपया इसको पूरा भरें। इसमें एक विनंती ये है कि उसको बीच में अगर समझ में ना आए ना तो उसको छोड़ ना दें, चलो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं। समझने की कोशिश करें, पड़ोसी से पूछें और फिर भरें, क्योंकि अगर वो आधा भरा हुआ हो तो यूज नहीं कर पाएंगे ना। नाम लिखना अनिवार्य नहीं है। तो ये बात थी। तो 2 बातें हुई, एक थी कि आप सबके सामने हर बात में जो यूज कर सकते हो, होलिस्टिक R&D, और दूसरा बाबा के बच्चों का रिपोर्ट कार्ड, ठीक है। अच्छा, तीसरा जो है, दीदी ने हमारे सामने कल बात रखी कि साइंस में बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारी जो हमारा ब्रेन से भी कनेक्टेड बातें हो रही हैं, हमारा नींद से भी कनेक्टेड बातें हो रही हैं, लोग रिसर्च कर रहे हैं। तो उसके बारे में विशेष कई बातें हुई हैं, आपके सामने कुछ बातें रखूँगा। उसमें एक तो ये है कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भ्राता सुशील चंद्रा जी हैं, पता नहीं यहाँ बैठे हैं, अंदर बैठे हुए हैं। तो उन्होंने वो निमित्त बने, बहुत सुंदर सा रिसर्च प्रोग्राम उन्होंने बनाया DRDO में, राजयोग का। और शायद लवली बहन भी जो अभी प्रोग्राम करा शायद वो भी शामिल थी उसमें। तो वो काफ़ी विस्तार वाला प्रोग्राम था, जिसमें अलग अलग रीति से राजयोगियों पे अध्ययन किया गया था। तो उसके बारे में पहले शेयर किया गया है, तो इस बार हम वो नहीं रख रहे हैं आपके सामने। तो विशेष निमहैंस में, जो बेंगलुरु में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस नाम का इंस्टीट्यूट है, वो एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है। जैसे आपने दिल्ली का सुना होगा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, ऐसे ही ये केवल मेंटल हेल्थ है। वो तो ओवरऑल हेल्थ के बारे में है, लेकिन ये केवल मेंटल हेल्थ और न्यूरो साइंस के ऊपर एक इंस्टीट्यूट है, और ये पूरे एशिया में बहुत लोग वहाँ आते हैं। तो वहाँ जो राज्यों के ऊपर प्रयोग चल रहा है, जो कुछ होने वाला है और जो कुछ हो भी चुका है, उसका जो सार आपके सामने रख रहे हैं। और इसमें हमारा प्रयास ये है कि केवल टेक्निकल बातें ना बताएं, लेकिन कुछ ऐसे बताएं, क्योंकि आप सब रिसर्च में रुचि रखने वाले हैं, तो आपको कुछ आइडिया मिले कि करते क्या है, ठीक है। तो ये बाबा बहुत बार कहते हैं ना, बहुत काल का अभ्यास, तो उसकी वैल्यू क्या है उसके बारे में ये स्टडी चल रही है। और ये कोई नई नहीं है, हमारी आदरणीय दादी जानकी जी पे ये स्टडी 1978 में, आप में से बहुत जानते ही, मैं समझता हूँ सभी जानते होंगे, मोस्ट स्टेबल माइंड वगैरह सब कहते थे, लेकिन वो किस भाव से कहते थे और क्या उसका तात्पर्य हम तो नहीं समझते। हम तो यही कहते थे भाई दादी बहुत अच्छा योग करती हैं, ठीक है। तो लेकिन वो क्या है, कैसा है, उसके बारे में भी थोड़ा हम समझ पाएँ, इसीलिए ये आपके सामने रख रहे हैं। तो ये हम क्यों करते हैं ये स्टडीज? हम केवल राज्यों का अध्ययन क्यों नहीं करते, इसके बारे में कुछ साइंस के आधार से रिसर्च क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम योग करते हैं ना, तो हमें तो पसंद आता है, लेकिन दूसरों को क्या पता कि इसमें कुछ फायदा होता है कि नहीं। हम कहते हैं भाई जी आप आ जाओ, आपको पता चलेगा बाबा से कितना प्यार मिलता है ना। लेकिन लोगों को उस पर विश्वास नहीं होता, उनको प्रूफ चाहिए। तो अगर हम साइंस के आधार से हम मेजर करते हैं कि हमारे ब्रेन में क्या चेंजेस आती है, हमारी फिजियोलॉजी यानी बॉडी की फंक्शनिंग में किस तरह से चेंज आती है, तो हम लोगों के सामने जब रखते हैं तो वो उसे स्वीकार करते हैं। हम यूं ही कहते हैं कि बहुत अच्छा था, आप भी कर लो, तो कहते हैं अच्छा है, जब फुर्सत मिलेगी तो हम कर लेंगे। लेकिन जब उनका हेल्थ पे फ़ायदा होता है, वो देख सकते हैं कि ये प्राप्तियां होती हैं, तो उनको रुचि होती है।
तो ये भी एक सेवा का तरीका है। हर किसी को ये पसंद ना भी आए, आपको जो पसंद आए वो आप करें, लेकिन इस तरह की सेवाओं का बहुत बड़ा योगदान है ना। जैसे आज एक बहन जी सुना रही थी कि वो कुछ इमोशनल इंटेलिजेंस पे रिसर्च कर रही थी, उसके बारे में कुछ पेपर्स पब्लिश करना चाहती हैं। इस तरह की सेवाएं बहुत काम आती हैं दुनिया के सामने रखने में। तो ये सब करने से पहले मैं इतना एक छोटा सा ओवरव्यू आपको देना चाहूँगा कि ये ब्रेन क्या चीज़ है ना। शायद पता नहीं कनिष्क भाई आपने दिखाया था ब्रेन के बारे में, कुछ सुनाया था तो थोड़ा सुनाया था। तो ये चित्र आपको परिचित है जी। तो इसमें जो ये पीछे वाला ग्रीन वाला भाग है ना, हम वहां से देखते हैं है ना। हम देखते हैं आंखों से हैं, लेकिन आंख में जब लाइट आती है तो पीछे वाला एरिया काम करता है, ठीक है। और ऐसे ही हम जो हाथ पैर हिलाते हैं वो इस वाला एरिया से हिलता है, ठीक है। ये वाला एरिया जो है ये काम आता है, जो बीच में रेड जो दिखाया हुआ है। और ऐसे ही जो हम सोच विचार करते हैं ना, हम कहते हैं भी आत्मा का भ्रिकुटी के बीच में रहने का स्थान है, तो वो सोच विचार से कनेक्टेड इस एरिया में ज़्यादा एक्टिवेशन होती है, वहाँ ज़्यादा ब्लड जाता है, वहाँ ज़्यादा एनर्जी जाती है। तो ये आज हम स्टडी कर सकते हैं। तो जब सोच विचार, प्लानिंग, कंसंट्रेशन वगैरह होता है तो इस एरिया में एक्टिवेशन होता है। ऐसे सुनने का अलग, ऐसे ऐसे अलग अलग भाग हैं। तो ये एक सार में आपके सामने रखा। और जब हम कुछ स्टडी करते हैं तो इस तरह से ब्रेन का इमेज, ये अब हम किसी व्यक्ति का ऐसे कट करके तो देख नहीं सकते, लेकिन ये MRI में हम देख सकते हैं। ये मेरे ब्रेन का ही है, तो ये बीच में इस तरह से जो है काम कर रहा है अभी भी, है ना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं जीता जागता व्यक्ति का। जब हम राजयोग करते हैं, जो भी करते हैं, तो उस समय हम देख सकते हैं कि ब्रेन क्या है, कैसे फंक्शन कर रहा है, उसके अंदर क्या हो रहा है, वो सब हम देख सकते हैं, है ना। कुछ नहीं, आराम से लेट जाना है, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो सारा चेक होके वापस भी आ जाएगा, है ना। कुछ दर्द नहीं, कुछ फीलिंग, थोड़ा आवाज आता है बस, ठीक है। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह से ये सब स्टडीज होती हैं, इसलिए आपके सामने रख रहे हैं, है ना। और टेक्निकल टर्म्स ज़्यादा हम बताएंगे तो कुछ, है ना, वो मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए मैं सोचा कि आपके सामने कुछ सिंपल सी बातें रख लें। तो एक है कि हम अपने बारे में हम जानें, तो इसके लिए कुछ स्टडीज़ में साइकोलॉजी का यूज़ किया जाता है, कुछ क्वेश्चनर्स का, है ना। तो साइकोलॉजी, साइकी का मतलब आत्मा होता है, तो आत्मा के बारे में स्टडी, तो सेल्फ असेसमेंट के लिए कुछ क्वेश्चंस होते हैं। जैसे मेरे जीवन के बारे में क्या विचार है ना। मुझे लगता है कि मुझे सच में जीवन का एक बहुत अच्छा महत्व मिला है कि हाँ मैं इसलिए जी रहा हूँ, इसलिए जी रही हूँ, मुझे जीवन में कुछ उद्देश्य है। या मान लो मेरे लिए जीवन बहुत भरपूरता लाने वाली चीज़ है। ऐसे कुछ कुछ बातें जो हैं क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उसमें व्यक्ति को बोलना होता है कि हाँ आप इसमें मंजूर, आपको ठीक लगता है, या आपको उसमें कोई राय नहीं है, या आपको ये गलत लगता है। तो आपके जैसे विचार हैं, इसमें सही और गलत की बात नहीं, जिसको जैसा लगता है वैसे उत्तर देना होता है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जब हम राजयोगियों से पूछते हैं और जब हम लौकिक लोगों से पूछते हैं तो दोनों में कुछ अंतर दिखता है ना। लोग कहते हैं भाई क्या है पता नहीं, जीवन में चल रहे हैं, है ना, जीवन में संघर्ष है, जीवन एक कहते हैं ना, हाँ, जीवन लड़ाई है, संग्राम है, पता नहीं क्या क्या है। हम कहते हैं ड्रामा है, खेल है, मस्ती है ना। तो ये तो बहुत अंतर है ना जीवन में। तो ये सब बातें सामने आ जाती है इस तरह के क्वेश्चनर से। तो कुछ लोग इस तरह से करते हैं जो खुशी में करते हैं, और कुछ लोग कहते हैं भाई रोना आता है जब, है ना, जीवन के बारे में सोचते हैं। तो ऐसे दूसरी बात जो है ब्रेन के वेव्स के बारे में स्टडी, इसको इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम कहते हैं। EEG आपने सुना होगा, है ना। दादी के बारे में भी जो स्टडी किया, जो अभी ऊपर भी कनिष्क भाई और रजनीकांत भाई सब कर रहे हैं, सुशील भाई के गाइडेंस में, वो ये है EEG, ब्रेन के वेव्स का स्टडी। तो कई चीज़ें आप बार बार सुनते होंगे, कुछ जैसे डेल्टा वेव्स हैं, यानी बहुत स्लो वेव्स हैं, ऐसे थीटा वेव्स हैं, शायद पीछे दिखे नहीं इसलिए मैं केवल कुछ चीज़ें बड़ा लिखा है ना। अल्फा वेव्स, जब आप रिलैक्स होते हैं या मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं तो ये नेचुरल अल्फा वेव्स जो है ज़्यादा आते हैं। जैसे कल कनिष्क भाई बता रहे थे, कोई फार्मर भाई आए थे, किसान भाई, उनके 80% अल्फा वेव्स थे, है ना। वो आराम से बैठे थे, बस रिलैक्स ही रिलैक्स थे, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, है ना। तो हम सब ऐसे किसान हो जो एक नए विश्व को बनाने वाले हैं, तो उसमें हर एक में उतनी रिलैक्सेशन हो, ये बात है। बीटा यानी जब आपके काफ़ी विचार चलते हैं तो ये कुछ फास्ट, आप अलर्ट हैं, विचारवान हैं, तो आपके बीटा वेव ज़्यादा आते हैं, है ना। और गामा वेव्स यानी आप एकदम फोकस्ड हैं, आपको कुछ रियलाइजेशन हो रहा है, उस तरह की बातें होती हैं, तो गामा वेव्स दिखते हैं। ये 30 हर्ट्ज से ज़्यादा, यानी इसका मेजरमेंट जब वेव्स का करते हैं तो उस तरह से दिखता है।
और ये कैसे मेजर करते हैं, तो इस तरह से जो ऊपर वो बहन जी बैठी हैं तो सिर में टोपी लगा रखी है, तो उसमें इलेक्ट्रोड्स हैं, जैसे कनिष्क भाई जो लगा रहे हैं वो कुछ ऊपर से ऐसे लगाया हुआ है, लेकिन बहुत करके ज़्यादा इलेक्ट्रोड्स होते हैं तो एक कैप जैसे होता है, तो उसमें ये सारा चेक होता है। तो इसमें जिन्होंने थोड़ी सी फिजिक्स पढ़ी होगी तो उससे पता चलता है कि हमारे ब्रेन में जब ये सब काम होता है ना, तो ये इलेक्ट्रिकल है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी कहीं जाती है तो उसके साथ में मैग्नेट जैसा भी वो बिहेव करता है। तो हम इसकी मैग्नेट, हमारा ब्रेन में भी जैसे मैग्नेट है ना, तो उसकी भी हम स्टडी कर सकते हैं। उसको MEG कहते हैं, मैग्नेटो एनसेफलोग्राफी, और EEG माना इलेक्ट्रो एनसेफ, यानी इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी। इलेक्ट्रिसिटी हम ये ऊपर से मेजर करते हैं, उसमें कुछ करने का नहीं, ऊपर टच होता है इलेक्ट्रोड, उसमें से सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। तो ये बात आपके सामने रखी है। ऐसे और एक चीज़ है, जब हम कोई कार्य करते हैं ना, उस समय हमारे जो एक कहावत है कॉग्निशन, कॉग्निशन यानी हमारी सोचने की शक्ति ना, विचार शक्ति, तो उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो इवेंट रिलेटेड पोटेंशियल्स, ये ERP नाम का एक शब्द है जो बहुत काम आता है। जैसे मान लो एक छोटा सा टास्क आपने आपके सामने रखे कि ऐसे स्क्वायर 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 बहुत सारे, जैसे दाहिने तरफ में बहुत सारे स्क्वायर्स हैं, और आपको बताया जाता है जब कभी सर्कल आए ना तो आप एक बटन दबाना, ठीक है। तो आप वो देखते रहोगे और आप जागरूक होकर देखते रहोगे, और जब वो सर्कल आता है तो आप वहाँ बटन दबा देते हो। या मान लो उल्टा है, केवल सर्कल देख रहे हो, बीच में स्क्वायर आता है तो बटन दबाना। तो इससे पता चलता है आप कितने अलर्ट हैं आपके, और आपको लग रहा है आप टास्क कर रहे हो, लेकिन आपके ब्रेन जो है उस पर रिस्पॉन्ड करता है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। और इसको हम कंपेयर कर सकते हैं कि आम लोगों में और जो योगियों में क्या अंतर है, और जो बहुत काल से अभ्यास कर रहे हैं उनमें क्या अंतर है। ऐसा नहीं वो ज़्यादा जल्दी दबाते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ब्रेन में जो रिस्पॉन्स होता है ना, वो किस तरह से होता है वो हम मेजर कर सकते हैं। और इसमें चीटिंग नहीं हो सकती है ना, हम थोड़ा अभी ये बहुत अच्छा योग करके करें तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपका जो बहुत समय का जो अभ्यास चल रहा है उसी का रिजल्ट आएगा। और दूसरी बात, ये ब्रेन में कहाँ क्या हो रहा है इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये ब्रेन के अलग अलग सेक्शंस हैं, इसमें ये जो बिंदी दिखाए हुए हैं उस एरियाज में लाइट हो रहा है, तो हम वो पता कर सकते हैं। आज साइंस में उतनी शक्ति, उतनी काबिलियत है, जो हम कौन सी चीज़ों को कैसे करते हैं वो ब्रेन में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ऐसे ये जो एक बहुत नवीन तरीके का एक ये निकला है, उसको फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहते हैं। तो ये बहुत लंबा शब्द है, FMRI कहते हैं। तो इस तरह का एक मैग्नेट होता है। तो ये क्या है, एक सुपर कंडक्टर है, यानी इसमें कोई बाहर से इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है। ये मैग्नेट बहुत ठंडा रहता है ना, बहुत 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 ठंडा रहता है। लिक्विड हीलियम से इसको मैनेज करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर में इलेक्ट्रिसिटी में कोई खर्चा नहीं होता, उसी के अंदर में वो चलता ही रहता है, ठीक है। तो इसके अंदर में ये जो मैग्नेट है, ये करीब धरती के मैग्नेट से 30,000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। लेकिन हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हमारे अंदर तो कुछ नहीं है ना, तो हम चलते हैं। अगर हमने बैच पहना हुआ तो खींचेगा, ठीक है, लेकिन बाकी कुछ मेटल कुछ हो तो उससे, जैसे गोल्ड पहना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ मेटेलिक चीज़ है, या मान लो आपका पेस मेकर है, या कुछ है ना, आपने मेटल पहना हुआ है, दांत में कुछ हल्का सा लगा रखा है, तो उसमें थोड़ा खिंचावट आ सकता है, लेकिन वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपत्ति नहीं आएगी। तो इजी चीज़ है। मान लो आप बोन में कुछ इम्प्लांट है या हार्ट में कुछ इम्प्लांट है तो दिक्कत आ सकती है। तो ऐसे लोग जो हैं वो इसमें शामिल नहीं हो सकते इसके स्टडी में। बाकी कोई भी शामिल हो, पता भी नहीं चलता, आराम से अंदर जा सकते हैं। तो इस तरह मैग्नेट में ये स्टडी होती है। और ये होता क्या है, जैसे ये ऊपर में दिखा है ना कोने में, जैसे कोई लाइट का कुछ इमेज दिखाया है, तो जैसे मैंने पहले बताया था, ये पीछे वाला पोर्शन में एक्टिविटी होती है, वहाँ ब्लड ज़्यादा जाता है, और उस अनुसार से जब वॉल्यूम बढ़ता है तो उसको हम मेजर कर सकते हैं। इसकी मेजरमेंट होती है, क्योंकि जब ब्लड ज़्यादा बढ़ता है तो उसका मैग्नेटिक क्वालिटी है ना वो बदल जाता है। तो मैं ये सिंपल शब्दों में आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि साइंस आज किस तरह से ये कर रहे हैं, ये स्पार्क में थोड़ा सा जानकारी होने से अच्छा लगता है ना। हम भी कह सकें कि हमारे भाई बहनों से, या जो भी भाई बहन लौकिक में भी हमसे मिलने आते हैं, हम उनसे कह सकते हैं इस तरह का रिसर्च हमारे यहाँ EEG का, FMRI का, ये सब भी चलता है। थोड़ी सी जानकारी होना अच्छा है, खासकर जो रिसर्च में रुचि रखते हैं। और ये जो स्टडी है ये बहुत काल के अभ्यास की स्टडी है। तो इसमें कौन शामिल हो सकते हैं? जो राजयोग का अभ्यास करते हैं। कोई परफेक्ट होने की, बाप समान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाप समान होने के बाद ही हम शामिल हों, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जैसे अभी हमने जो क्वेश्चनर भरे ना, ऐसे तो नहीं हम सब बाप समान हो गए उसके बाद ही हम भरेंगे, नहीं, जैसा है प्यारा है, दुनिया से अलग है, हटके है,
तो हम देख सकते हैं। इसमें हम विशेष जो मैं जिस चीज़ में शामिल हूँ वो 3 ग्रुप से, एक जो बहुत काल का अभ्यास यानी कम से कम 10 साल का, तो इसमें विचार ये 10,000 घंटों का जिसका अभ्यास हो, है ना। तो हो सकता है आप 4-4 घंटे 8-8 घंटे हर दिन करते रहे हो योग, तो कम समय में भी हो सकते हैं, लेकिन औसत में 10,000 घंटों का जिनका कम से कम अभ्यास हो और नियमित अभ्यास हो वो इसमें शामिल होते हैं। और जो कम समय वाले हैं यानी जिनको राजयोग के बारे में अच्छा जानकारी है, 6 महीने से 2 साल से चल रहे हैं, रुचि से कर रहे हैं, लेकिन अभ्यास ज़्यादा नहीं है, प्यार से करते हैं लेकिन ज़्यादा जानते, तो इन दोनों का कंपैरिजन हम कर सकते हैं। और तीसरा वो हैं जो ज्ञान में नहीं है और किसी प्रकार का योग नहीं कर रहे हैं, तो उनसे कंपेयर कर सकते हैं। तो ये इस तरह से ये स्टडी की जाती है, ठीक है। तो इस स्टडी का दूसरा विचार ये है कि ये हमारा कोई टेस्ट पेपर नहीं है ना, कोई डरने वाली बात नहीं है, और इससे बहुत काल के अभ्यास का स्टडी का पता चलता है, और ये स्टेटिस्टिकल है, किसी एक व्यक्ति के आंकड़े पब्लिश नहीं किए जाते कि जो है ये सुनीता बहन जी इंदौर से हैं उनका ऐसा ऐसा रिजल्ट है, ऐसे कभी नहीं बताया जाता है ना। तो ये बोलते हैं कि देखो ये बहुत इस तरह से हर एक का जो बीकेज हैं इनका इस तरह का रिजल्ट है, इस तरह से कंपैरिजन होती है। अगर सुनीता जी बहन जी बैठी हैं तो कोई बुरा नहीं मानना, तो ये कोई पर्सनल बात नहीं, ऐसी मैंने कहा। हाँ? और कोई प्रिपरेशन इसमें तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2 दिन का कुछ समय लगता है, कुछ घंटों का, और जो है जैसा है बहुत अच्छा है। तो इस तरह से ये स्टडी होती है। अब आपके सामने मैं ये रखना चाहता हूँ, रजनीकांत भाई आप बैठे, आ जाइए। तो ये हमारे रजनीकांत भाई हैं, ये आप उनको स्वागत कीजिएगा। बहुत अथक सेवाधारी हैं, आइए बैठिए बैठिए। तो ये जो सुशील भाई जी के ग्रुप ने जो सेवा की उसमें भी शामिल थे, और निमैंस में जब वो आए तो तब से लेके उनका ये एफएमआरआई का जो ग्रुप है उस जगह में ही उनका कार्य था। तो उन्होंने खूब सारी बहुत थोड़े समय में बहुत कुछ स्टडी की, तो उसका जो सार है वो आपके सामने मैं रखना चाहूँगा, और उनसे भी निवेदन करूँगा वो भी आपके सामने कुछ रखें। तो ये रजनीकांत भाई का ईईजी और एफएमआरआई दोनों को मिला के करने वाला स्टडी है। ये थोड़ा रेयर है दुनिया में, भारत में भी कम किया जाता है, थोड़ा एडवांस्ड है, तो भाई ने इसमें बहुत अच्छा योगदान दिया है। तो उसमें जो विशेष किया गया कि भाई थे राइट हैंडेड, इसमें राइट हैंड और लेफ्ट हैंड वगैरह का बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमारे राइट हैंड का लेफ्ट ब्रेन से कनेक्शन है और लेफ्ट हैंड का राइट ब्रेन से कनेक्शन है ना। अगर मान लो कुछ पैरालिसिस स्ट्रोक वगैरह होता है, राइट साइड में होता है तो लेफ्ट साइड जो है काम करना बंद करता है, इस तरह से होता है। तो इसीलिए एक ही तरह के लोग लेना ज़रूरी है। तो भाइयों का राइट हैंडेड जो है उनका 25 से 50 वर्ष के बीच का ग्रुप था, और ये मल्टीलिंगुअल यानी कई भाषाएं जानने वाले लोग थे, जिनका कन्नड़ जो है वो बेंगलोर के कर्नाटक की भाषा है, तो वो मदर टंग था। तो 15 जो है बहुत काल से योग अभ्यास, राजयोग का अभ्यास करने वालों का ग्रुप था, और 15 जो है हेल्दी जो अभ्यास नहीं करते उनका ग्रुप था। इन दोनों के बीच में उन्होंने कंपेयर किया, और जो राजयोगियों का जो ब्रेन है उसका 3 तरह से उन्होंने चेकिंग किया। एक जो है रेस्टिंग स्टेट, यानी योग नहीं कर रहे हैं, आराम से लेटे हुए हैं, आंख बंद है, आराम से लेटे, सो नहीं रहे हैं, आराम से लेटे हुए हैं, उस समय ब्रेन में क्या एक्टिविटी होती है। तो उस समय किसी भी व्यक्ति में कुछ डिफॉल्ट एक्टिविटीज होती हैं, उसके बारे में आगे सुनाएंगे। तो ये रेस्टिंग स्टेट का। फिर राजयोग करते समय ब्रेन में क्या होता है उसका अभ्यास, कहते हैं ना हो क्या रहा है अंदर में, है ना। उस दिन कोई कह रहे थे पता चलता है योग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हाँ, फर्क आता है, इतना पता कर सकते हैं। हम वहाँ तक नहीं पहुँचे कि हाँ अभी ये वो फरिश्ता स्थिति है, अभी बीज रूप है, यहाँ तक नहीं पहुँचे, शायद किसी दिन वो भी हो जाए, है ना। फिलहाल वहाँ तक वो क्लैरिटी नहीं है, लेकिन राजयोग करते समय ब्रेन में क्या चेंजेस आते हैं ये समझ सकते हैं। और उसके बाद में जब योग करने के बाद आप रेस्ट करते हैं तो उसमें क्या फ़र्क आया वो भी चेक कर सकते हैं। तो ये 3 बातें हैं। और कोई कार्य करते समय आपकी कॉग्निशन, आपकी सोच विचार की शक्ति, वो आप किस तरह से यूज़ करते हो, है ना, उसके बारे में भी चेकिंग है। जैसे मेमोरी का टेस्ट है, तो यहाँ तो मेमोरी का पढ़ाने वाले ही एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, है ना। तो लेकिन वर्किंग मेमोरी है, जो कार्य करते समय जो अंदर में जो काम जो स्टोर कैपेसिटी हम स्टोर करते हैं, या हम कुछ सीख लेते हैं उसको कैसे याद रखते हैं, तो इस तरह की स्टडीज़ हैं। और फिर लैंग्वेज के बारे में, यानी कुछ भी बताए तो उसके ऑपोजिट शब्द हमें बताना है ना। तो इस तरह का कुछ टेस्ट है, सिंपल होती हैं, कोई भी कर सकता है, ज़्यादा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है।
और फिर इमोशन कुछ मान लो कुछ बहुत भयानक सा कुछ सीन दिखाया और उसके सामने आप साक्षी होके कितने रहे हो, उस तरह के कुछ चेकिंग्स हैं, सिंपल चेकिंग है। और इसके लिए कुछ इस तरह से स्कैनर होता है और वो जो नीचे जो ईईजी का ये रखा है, ये दोनों को मिला के किया जाता है। तो व्यक्ति कैप भी पहनता है और इस स्कैनर के अंदर भी रहते हैं, और उसको आराम से, व्यक्ति को आराम से बैठने का, रहने का, वो सब का चांस दिया जाता है। तो ये एक उनका डिटेल जो स्टडी है, शायद आपको पीछे दिख नहीं रहा होगा, पीछे दिख रहा है, ये पढ़ने में आ रहा है, मुश्किल है ना? तो हाँ, ये पढ़ना मुश्किल है क्योंकि भाई जी बहुत कुछ एक साथ देना चाह रहे थे। तो ये सार में आपके सामने ये है कि एक डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क नाम का कुछ चीज़ होता है, यानी जब हम कुछ भी कर नहीं रहे हैं उस समय हमारे ब्रेन में क्या होता है ना? जब कुछ कर रहे हैं तब तो कुछ हो रहा है, लेकिन हम डिफ़ॉल्ट यानी हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो उस समय ब्रेन में कौन कौन से रीजन एक्टिव होते हैं। तो हमारा जो रेस्ट वाला स्थिति है उस समय क्या क्या एक्टिवेट होता है उसकी स्टडी है। तो उसमें जो बीकेज हैं, जो मेडिटेटर्स हैं, उनका कई जगह में ऐसे कुछ कुछ भाग हैं, ये टेक्निकल शब्द हैं, आपको जानने की ज़रूरत, सिंगुलेट कॉर्टेक्स, ऐसे कुछ कुछ जगह हैं जहाँ एक्टिवेशन कम होती है। तो देखा जाता है कि जो मेडिटेटर्स हैं और जो नॉन मेडिटेटर्स हैं, इनके बीच में स्पष्ट अंतर है। सार इसमें ये है ना, कि योग करने वाले और योग न करने वालों के बीच में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। और खास जो है टेम्पोरल लोब, यानी इस जगह का एरिया जो मेमोरी और इन सब चीज़ों से भी रिलेटेड है, इमोशन से रिलेटेड है, तो उस एरिया में भी बहुत जो है एक्टिवेशन में फ़र्क दिखा। तो इससे इनका जो अभी तक रिजल्ट कंक्लूजन निकला है वो है मेडिटेटर्स में मन इधर उधर भटकता कम है ना? आज की भी बात हो रही थी, बुद्धि का भटकना नहीं होना चाहिए, है ना? तो ये भटकना इनका कम होता है, अंतर्मुखता बढ़ता है, और सेल्फ रेफरेंस यानी अपने आप के अंदर प्रोसेसिंग करते हैं। तो ये अपने आप के बारे में प्रोसेसिंग कम करते हैं। यानी कई लोग होते हैं ना, पता नहीं मेरा क्या होगा या कैसे होगा, या पता नहीं होगा या नहीं होगा, ये सारी जो बातें हैं, इस तरह के जो विचार हैं, इसको रूमिनेटिव थिंकिंग कहते हैं, ये उनमें कम है। तो ये देखा, रेस्ट करते समय रेस्ट करते, विश्राम में रहते हैं, है ना? तो यही है ना। तो ये इनके स्लाइड में उनके लिए आपके सामने रख रहा हूँ। वो बोलते कम हैं और काम ज़्यादा करते हैं। तो और ये उनके जो ये टीम था जिन्होंने सारा काम किया, तो निमहांस का है और ये कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस सेंटर है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बहुत फंडिंग है, उसके आधार से उन्होंने बहुत, जो गवर्नमेंट से पैसा लेने की बात हो रही है ना, तो गवर्नमेंट बहुत पैसे देते हैं इसके लिए, सब काम करने के लिए। तो राजयोग पे रिसर्च करने के लिए गवर्नमेंट से हमें पैसा मिल रहा है, जिसके आधार से हम ये सारा कार्य कर रहे हैं। और ये सारी जो आत्माएं हैं बहुत प्यार से, लगन से सब सेवाओं में निमित्त हैं। इसमें मेन श्रेय जो है रजनीकांत भाई को जाता है, जिनके उमंग उत्साह से ये सारा कारोबार हुआ। तो भाई जी कुछ सुनाना चाहेंगे? उनका कुछ और भी इसमें रुचि है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कई आत्माओं से उनका लेन देन इसके बारे में चला है, वो उसमें साइंटिस्ट इसमें जुड़ के सेवा करना चाहते हैं। तो रजनीकांत भाई आप भी 2 मिनट सुनाइए। थैंक यू अजय भैया। एक्चुअली अजय भैया थोड़ा ज़्यादा है बोले, दैट मच आई एम नॉट। मेन थिंग इज अंबिका दीदी, छाया दीदी, स्नेहा दीदी, जिन्होंने बहुत हेल्प किए, इनोवेटिव किए, और बेसिकली सब्जेक्ट को टिल नाउ वी हैव डन इन 22 सब्जेक्ट, 22 मेडिटेटर, लॉन्ग टर्म मेडिटेटर के ऊपर किए हैं। तो एक एक को पकड़ के उनको फ़ोन करके मतलब प्रोवाइड किए हैं। ये जो प्रोजेक्ट भैया ने ऑलरेडी बोल चुके हैं, कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस सेंटर निमहांस में एक बिग प्रोजेक्ट में हुआ है। दैट प्रोजेक्ट नेम इज जनरेटिविटी ऑफ कॉग्निटिव नेटवर्क। कॉग्निटिव मीन्स एबिलिटी, जो सोचने का परफॉर्मेंस एक इंडिविजुअल का है, और जनरेटिविटी मतलब उस जो कॉग्निटिव कब बढ़ता है, आज बढ़ता है एज, पढ़ाई पढ़ते हैं, 2 से 3 लैंग्वेज जानते हैं, एंड मेडिटेशन करने से भी हमारा कॉग्निटिव चेंजेस होता है। तो उसी के ऊपर ये प्रोजेक्ट चला है। तो मेडिटेशन करने में जो मेडिटेटर है वो जब रेस्ट होते हैं, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, मतलब जब एक मेडिटेटर मेडिटेशन नहीं कर रहा है और एक साधारण व्यक्ति वो भी नहीं कर रहा है, उस टाइम पे क्या डिफरेंस? या एबल टू अंडरस्टैंड। तो जो मेडिटेटर है वो जब मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, और जो मेडिटेटर नहीं है और मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, उस टाइम पे उनके ब्रेन में क्या डिफरेंस है, ये मेन
एम है टू अंडरस्टैंड। इसके अलावा कोग्निटिव वर्किंग मेमोरी एंड लैंग्वेज इमोशन ये सारा है। हमने कुछ अब तक किए हैं जिसका वेरी सुन में भी इट विल बी पब्लिश्ड इन इंटरनेशनल जर्नल। और ये जो रेस्टिंग स्टेट नेटवर्क डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क कहा गया है, उनका जो डेवलपर थे भरत बिस्वल फ्रॉम यूएसए, उनको हमने कांटेक्ट किए हैं एंड सम मंथ बैक कांटेक्ट चल रहा है और उन्होंने लास्ट वीक एग्री हुए हैं कि हमारे डाटा को एनालिसिस करेंगे और इंटरप्रिटेशन के लिए हेल्प करेंगे। सो ही जस्ट ग्रेट साइंटिस्ट इन न्यूरोसाइंस, पॉपुलर साइंटिस्ट एंड सो मेनी जर्नल के एडिटर्स हैं। So it's a good thing for us. This is my team. Thank you. Om Shanti. थैंक यू भाई जी। तो आपके सामने ये जो बातें रखी हैं, अभी आज 3 बातें आपके सामने रखी। क्या क्या थी? पहले थी होलिस्टिक R&D, यानी अपने जीवन में, अपने प्रोजेक्ट्स में, अपने कार्य क्षेत्र में किस तरह से हम अंतर्मुखता में जाके और विशाल रीति से देख के अपने आप को टटोल के कौन सी बातों को हम ध्यान दें ताकि हम जो भी करें बहुत सुंदर हो, अति उत्तम हो। दूसरा, हमने जो राजयोग का अभ्यास जो हम इतने समय से करते आए हैं, तो उसका एक रिपोर्ट कार्ड की तरफ से भी देखा कि पूरा परिवार जो स्पार्क में विशेष है वो किस तरह से उनका रिपोर्ट बना है और वो हम अपने आप को भी चेक कर पाए। मैं एक और बात उसमें सुना दूं कि हमने कई सारे सेंटर्स पे भी ये किया और सेंटर्स का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं था जितना ये दिख रहा है ना। तो आप तो यहाँ हो, आपका क्या फर्ज बनता है? जहाँ जाएं वहाँ आप समान भी बनाएं, है ना। क्योंकि यहाँ अपनी रुचि से हम आते हैं और उस रुचि से अपने आप को बढ़ाने का रुचि रखने वाला ये ग्रुप है। लेकिन जो हमें अपने अंदर में रिजल्ट दिख रहा है, ये हमारे दूसरे भाई बहनों को इतना अच्छा रिजल्ट नहीं है। बहुत सारी आत्माएं हैं जो काफ़ी परेशान भी हैं, सेंटर में आते हैं, मेहनत करते हैं, कई छोड़ के भी चले जाते हैं। आप जानते हो, जो भी बाबा के ज्ञान में आते हैं सारे के सारे चलते उड़ते हुए नहीं जाते हैं, कईयों को मेहनत भी होती है। तो उन सबको मदद करने का भी हमारा फ़र्ज़ है। तो ये जो स्टडी है, आप चाहे तो अपने सेंटर्स में भी कर सकते हैं, वहाँ भी आप इसको अब चाहे तो उसकी सॉफ्ट कॉपी आप स्पार्क ऑफिस से मांगेंगे तो आपको मिल जाएगी और आप वहाँ भी ये करा के उसका संकलन कर सकते हैं। कैसे करना है, क्या करना है, बता सकते हैं। तो कई सिटीज़ में हमने किया और उसका रिज़ल्ट देखने में, वो मैंने आपके सामने रखा नहीं, रख सकता था, लेकिन उसकी पूरी स्टडी हुई नहीं है और ये दोनों का कंपैरिजन भी ज़रूरी है। तो वो तो अभी भी काम चल रहा है उस पर। तो लेकिन उसका रिज़ल्ट इतना सुंदर नहीं है, ये भी उतना अच्छा नहीं है जितना बाबा चाहते हैं, है ना। बाबा तो आजकल क्या कह रहे हैं, हर जोन निर्विघ्न बने, हर एक में वो ताकत हो। बाबा ने इतना होमवर्क दिया, इतना ध्यान खिंचाया। तो ये हम जो यहाँ ले रहे हैं, इसको अपने कार्य क्षेत्र पे, अपने सेवा केंद्र में जाके यूज़ करने की बहुत आवश्यकता है। तो वो मैंने यहाँ प्रेजेंट नहीं किया। और जो तीसरी बात है, साइंस के आधार से कौन कौन सी बातें, किस तरह की रिसर्च अभी चल रही हैं, उसके बारे में आपके सामने ध्यान खिंचाया। तो उसमें भाई साहब ने एक बात बताई, रजनीकांत भाई ने, कि जो सब्जेक्ट्स को पकड़ पकड़ के फ़ोन करके लाना पड़ता है ना। तो ये शब्द शोभा नहीं देता वास्तव में। मतलब क्या कि जानकारी नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या है ना। किसी को बार बार बोलना पड़े कि आप आओ और ये सेवा, और कहें कि नहीं समय नहीं है, इसका मतलब है उस सेवा का उसकी वैल्यू समझ में नहीं आई। तो हमारा ये भी कर्तव्य बनता है कि हम एक विशाल दिल से देखें कि ये यज्ञ की सेवा कितनी अलग अलग तरीके से हो रही है और उसको हम किस तरह से सपोर्ट करें, क्योंकि हर एक का योगदान अलग अलग रीति से ज़रूरी है। भाई साहब का, ऐसे सुशील भाई का, इनका टेक्निकल बैकग्राउंड है तो वो उस तरह से सेवा कर रही हैं। ऐसे अभी डॉक्टर सीमा पंजाब से हैं, वो हमारे सामने आएंगी और वो फिलोसॉफिकल रिसर्च किस तरह से करें, वो भी होलिस्टिक R&D के बारे में। क्योंकि होलिस्टिक माना क्या, सर्वांगीण रीति से कोई बातें देखें। तो होलिस्टिक रीति से कैसे रिसर्च करें, उसके बारे में उनको बहुत दिल था, कुछ सुना है आपके सामने। तो डॉक्टर सीमा जो हैं, शायद पंजाब से हैं, वो आपके सामने ये बातें रखेंगी। तो इसके बारे में कुछ क्वेश्चन हो
अगर आपको कुछ सुनाना हो तो आप उसके बाद में भी सुना सकते हैं। अभी फिलहाल डॉक्टर सीमा हमारे सामने आ रही है। ओम शांति।